अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज ज़ैदी और मैं हूँ नज़ाहत खान। बुलेटिन में खुशामदीद। एक और फैसले की घड़ी आन पहुंची। 24 दिसंबर की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। पार्लियामेंट हाउस में बड़े और छोटे मियाँ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। फैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ आने की सूरत में मुल्कगीर अवामी राब्ता मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। पूरी नून लीगी क़यादत भी ऑपोजिशन चैम्बर में इजलास में मसरूफ़ है। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा क्या मुशावरत हो रही है और नून लीग की हिकमत अमली क्या है, क्या हिकमत अमली होगी अब जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से फैसला आएगा 24 तारीख को? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात और परेशानियों का समय है और इसी मुश्किलात और इस भंवर से निकलने के लिए नवाज शरीफ खुद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। यहाँ पर एक आला सतह इजलास जो है मुस्लिम लीग नून का हो रहा है, जिसकी सदारत नवाज शरीफ खुद कर रहे हैं और अपोजिशन लीडर के चैम्बर में ये इजलास हो रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम मरकजी जो रहनुमा हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। बुनियादी तौर पर एजेंडा बड़ा वाज़ेह है कि अगर नवाज शरीफ को दोबारा जेल जाना पड़ता है, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा। ये भी गौर किया जा रहा है कि अगर फैसला नवाज शरीफ के हक में आता है तो फिर लब सी लिए जाए, मुंह को ताला लगा लिया जाए, लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो फिर बिल्कुल भी सुकून से नहीं बैठा जाएगा। ये फैसला किया जा रहा है और अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी की क़यादत समेत मरियम नवाज को भी दोबारा से मैदान में उतारने पर जो है वो गौर फिक्र किया जा रहा है। साथ ही साथ आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, पार्लियामान में किस तरीके से सूरत हाल को आगे लेकर के चल रहा है और अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, कितनी कोऑर्डिनेशन है आपस में। इन तमाम मामलात का जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है और ये फैसला किया जा रहा है कि अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ भी राब्ता किया जाएगा और एक मौसर जो अपोजिशन का किरदार है वो अदा करने का जो है अज़म का इरादा किया जा रहा है इस इजलास में। ठीक है, अच्छा, ये आप बता रहे हैं उस्मान खान के ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में ये इजलास हो रहा है, तो आप ये भी बताइएगा कि क्या नून लीग को कमेटी रूम में इजलास करने से भी रोका गया था? जी बिल्कुल, एक दरख्वास्त दी गई थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कि कमेटी रूम नंबर 2 जो है पार्लियामेंट हाउस का वो वक्फ कर दिया जाए इस इजलास के लिए, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत करना थी, इसलिए स्पीकर की जानिब से इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया और उस मुसरत करने की बड़ी वजूहात बयान की गई है कि कोई ऐसा शख्स जो कि पार्लियामेंट का रुकन ना हो उसको सदारत करने के लिए कमेटी रूम जो है वो नहीं दिया जा सकता। इस बिना पर ये दरख्वास्त मुस्तरद की गई और दोबारा आज अपोजिशन लीडर के चैम्बर में बैठना पड़ा और वहाँ पर ये इजलास जो है वो चलाया जा रहा है। और सबसे अहम बात जो हमें आज देखने को मिली है कि जब नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुँचे हैं तो एक जो शहाना तर्ज अमल था वो बिल्कुल भी आज उसकी झलक देखने को नहीं मिली और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो समा टीवी के कैमरामैन के साथ जो नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सलूक किया था, उसके बाद स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग आई थी और ये कहा गया था कि कोई भी किसी भी वीआईपी की का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पार्लियामेंट की हदूद में दाखिल नहीं होगा। तो आज हमने देखा है कि जो ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर पार्टी के रहनुमा आए हैं तो उनको उनके साथ कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था, बल्कि जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी थी वो उनको स्कॉट करते हुए बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत दाखिला को अरकान कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के नाम ECL से हटाने की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से बात करेंगे। अब्बास, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास जैसे ही शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ारत दाखिला को हिदायत की गई कि 2 मेंबरान कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के नाम फौरी तौर पर ECL से हटाया जाए। काबीना ने भी वज़ारत दाखिला के इस इक़दाम की मंजूरी दी है। 26 नुकाती एजेंडा पहले था, लेकिन 5 नुकात और बढ़ा दिए गए हैं। 31 नुकाती एजेंडे पर इस वक्त काबीना का इजलास जारी है। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदों की मंजूरी आज काबीना के इजलास में होगी। तेहरान और एथेंस में FIA के राब्ता दफ्तार के लिए अखराजात की मंजूरी भी आज काबीना का इजलास में ज़ेर गौर आएगा ये मामला। इसके अलावा काबीना यूरिया खाद की किल्लत के मसले पर भी गौर करेगी। काबीना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकरीर की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के नाम ECL से फौरी हटाने की हिदायत कर दी है। अब्बास शबीर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब के रजाकाराना रकम वापसी के कानून पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। अदालत ने कानून में तरमीम के लिए फरवरी के पहले हफ्ते तक की मोहलत दे दी है। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए हैं कि रजाकाराना रकम वापसी और इंतजामी हुक्म से जुर्म ख़त्म नहीं हो सकता। रजाकाराना रकम वापसी असल में एतराफ़ जुर्म होता है और कानून में इंतजामी हुक्म से जुर्म ख़त्म करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि नैब इंक्वायरी शुरू करके लोगों को रकम वापसी के लिए ख़त लिखता था, सड़कों पर आवाज़ लगाई जाती थी, करप्शन कर लो और माफ़ी ले लो। फारूक एच नाइक ने बताया कि नैब कानून में तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी काम कर रही है। अदालत फैसले के बजाय पार्लिमान को तरमीम का वक्त दे, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, आप हमें पता नहीं कौन सी कहानियाँ सुना रहे हैं। अदालत को कानून कालादम करार देने का मुकम्मल इख्तियार है। दी गई मोहलत में तरमीम ना हुई तो खुद ही फैसला करेंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप के मालिकान से पूछगछ की गई है। मलिक रियाज खानदान और हुसैन लवाई से भी तफ्तीश हुई। बिलावल और मुराद अली शाह भी जद में आ सकते हैं। मजीद बता रहे हैं साथी एंकर फैसल करीम। अरे ये क्या, ये जमीन क्यों इतनी हिल रही है? शायद जलजला आ रहा है। शायद नहीं, वाकई जलजला आ रहा है और ये जलजला सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का है, जिसकी जद में आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने जा रही है। जराए का कहना है कि इस जलजले का एपी सेंटर यानी मरकजी मुलजिम तो ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद होंगे। जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड में जाली खातों से रकम की मुंतकिली की वजह से पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की बहन अदी फरियाल तालपुर भी जलजले की जद में हैं और इम्कानी मुल्जिमान में शामिल होंगे। JIT रिपोर्ट के भौचाल की लहरें प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, उनकी अहलिया, बेटे और दामाद तक भी पहुंच रही है, जबकि हुसैन लवाई समेत 30 बैंकर्स भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में इम्कानी मुल्जिम करार पाएंगे। तो सिंध के वड्डे साईं मुराद अली शाह भी फॉल्ट लाइन पर हैं। ओमनी ग्रुप को अरबों रुपए का फायदा देने पर मुमकिना तौर पर मुराद अली शाह की भी होगी पकड़। सिंध हुकूमत के 2 दर्जन अफसरान भी मुल्जिमान की फहरिस्त में होंगे। जाली बैंक खातों में रकम जमा कराने वाले 20 ठेकेदार भी इस जलजले की जद में आकर मुल्जिम बनेंगे। फालूदे वाला, रिक्शे वाला, धोबी और दीगर ऐसे अफराद जिनके अकाउंट में रातों रात करोड़ों अरबों रुपए जमा करा दिए गए थे, वो सुल्तानी गवाह बनेंगे। और अब आपको बताएं, PIA की मजीद 20 फजाई मेजबान मैट्रिक फेल निकली। जाली सनद लेकर फजाई मेजबान बन गई। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा कि क्या मामला है? ये जाली सनद लेकर मतलब मैट्रिक पास भी नहीं है ये मेजबान? जी, यही है मामला कि जो PIA में तकरीबन 20 फजाई मेजबान थी, उनका जो डिग्रियां थी उसने भेजा था सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुतल्लिका बोर्ड को। वहां से अब आ गया है चेक होने के बाद कि तमाम 20 मेजबान की जो डिग्रियां थी वो जाली निकली हैं, यानी कि मैट्रिक के असनाद। उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA हुकाम को एक खत लिखा है जिसमें कहा है कि मुतल्लिका मेजबानों को मुलाजमत से फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत की है, जिससे PIA इंतजामिया ने इन जाली असनाद के हामिल फिजाई मेजबानों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जाली असनाद तो मुलाजमीन के हासिल करने वाले 20 फिजाई मेजबानों में एयर होस्टेस और स्टीवर्ड शामिल हैं। इससे पहले भी समा ने खबर दी थी कि फिजाई मेजबानों में तकरीबन दर्जनों के करीब जो है उनकी जाली डिग्रियां सामने आई थी। ठीक है, PIA की मजीद 20 फजाई मेजबानों की तालीमी असनाद जाली होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर उन्हें फौरी मुअत्तल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अशरफ खान, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जितने बड़े इदारे उतने बड़े घपले। वापडा और रेलवे में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का भांडा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी खजाने को 113 अरब रुपए से जायद का टीका लगाया गया है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। वापडा के हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर साल 2017-18 में महकमे को 108 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ।
रिपोर्ट के मुताबिक वापडा के मुतअद्दिद मंसूबे बर वक्त मुकम्मल न हो सके। ताखीर के जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर्स से 11 अरब रुपए का जुर्माना भी वापस न लिया गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के जिम्मे वाजिबुल अदा 53 अरब की वसूली भी न की जा सकी। मंसूबों में ताखीर और गैर कानूनी अदायगियों से सरकारी खजाने को 34 अरब रुपए का चूना लगा, जबकि दयामिर बादशाह डैम के लिए मुख्तस 10 अरब रुपए इस्तेमाल हुए, न ही कौमी खजाने में वापस भेजे गए। महकमा रेलवे के हवाले से साल 2015-16 की ऑडिट रिपोर्ट में भी बड़े इंकशाफात। 4 ट्रेनों की निचकारी मुनाफे के बजाय घाटे में पड़ी। बिजनेस एक्सप्रेस की निचकारी से 3 अरब 46 करोड़ और हजारा एक्सप्रेस की निचकारी से 1 अरब 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शालीमार एक्सप्रेस की निचकारी से कौमी खजाने को 13 करोड़, जबकि लाहौर तक कराची नाइट कोच की निचकारी से 70 करोड़ रुपए का टीका लगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। खबर देंगे बलूचिस्तान से, जहां पिछले साल 17 अरब रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। 5 महकमों ने कौमी खजाने को 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। 5.5 अरब रुपए का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में सब सामने आ गया। समा के नुमाइंदे जैनुद्दीन हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जैन, ये बताइएगा कि तरक्याती और तामीराती कामों में क्या हेर फेर हुई है? जी बिल्कुल, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट रिपोर्ट बराए 2017-18 की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक बलूचिस्तान के 20 के करीब महकमों में 17 अरब 43 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई है। और इसके दौरान जो ऑडिट के दौरान है वो 5 अरब 57 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया गया। यानी इन जो रिकॉर्ड में इसमें भी हो सकता है कि हेर फेर वो हो। खासतौर पर सेहत, SNJD, ज़राअत, लाइवस्टॉक और खेल के महकमों में खुर्द-बुर्द और फ्रॉड से जो रिपोर्ट किया गया है कि 4 करोड़ 47 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह तामीराती और जो तरक्याती काम है उसमें भी 3 अरब 90 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियां हुई है। और जो वसूलियां हैं जो कि कौमी खजाने में जमा होनी थी उसमें भी 1 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां जो है वो सामने आई है। और ऑडिट रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया है कि जो इसके जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जी ठीक है, 20 के करीब आप ये महकमे बता रहे हैं जिसमें 17 अरब तक के रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। जैनुद्दीन, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। निजी स्कूलों ने सिंध हाई कोर्ट में फीस रिकॉर्ड पेश कर दिया है। अदालत ने रिकॉर्ड पर एतराज़ात लगा दिए हैं। मजीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कि क्या सवाल जवाब हुए आज कार्रवाई में? देखिए, आज समाअत के दौरान जो रिकॉर्ड पेश किया गया है प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से, उस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया है और ये भी इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 20% जो फीस में कमी करनी थी क्या वो कर दी गई है। जिस पर अदालत को ये बताया गया कि इस हवाले से एक कंफ्यूजन ये है कि ये फीस की 20% कब से कम की जाएगी, इसकी वजाहत नहीं है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शकील अब्बासी ने ये रिमार्क दिए कि ये वजाहत तो आपको लेनी चाहिए थी और आप ये पूछते कि ये कब से फीस की कमी होगी। ताहम जो तलबा हैं उनके वालिदैन की जानिब से बताया गया कि बाज़ स्कूल जो है वो सख्ती कर रहे हैं और जो तलबा हैं, बच्चे हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर आपने इजाफा शुदा फीस नहीं दी तो आपको निकाल दिया जाएगा या स्कूल में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अदालत ने रिमार्क दिए हैं कि इस हवाले से बच्चों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और तमाम स्कूलों को पाबंद किया है कि जो फीस अदा करने वाले वालिदैन हैं उन्हें तंग ना किया जाए। और अदालत ने हुक्म दिया है कि 14 जनवरी तक तमाम स्कूल मालिकान अपना जो फीस स्ट्रक्चर है मंजूर शुदा वो हर सूरत पेश करें। बहुत शुक्रिया आपका इरफान। बीमारियों की रोकथाम के लिए शुरू किए गए अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम में भी करप्शन, मनपसंद अफराद को ठेके देकर कमीशन वसूल किया जाता रहा। नैब ने इस्लामाबाद से 1 करोड़ 88 लाख रुपए बरामद कर लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेहत के मंसूबे को भी करप्शन का टीका लगा दिया गया। नैब रावलपिंडी का EPI प्रोग्राम के आला ओहदेदार के घर पर छापा, 1 करोड़ 10,000 पाउंड और 9,000 अमरीकी डॉलर भी बरामद। नैब हुकाम के मुताबिक मंसूबे में मनपसंद अफराद को ठेके देकर कमीशन वसूल किया जाता था। मुल्जिम रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल करना चाहते थे। छापे के वक्त EPI का आला ओहदेदार घर पर मौजूद नहीं था। ताहम नैब ने मौका से एक शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। अमेरिका की बड़ी कामयाबी, दावे की तफसील जानिए कुछ देर बाद।
लोग अभी सानह कसूर को नहीं भूले थे कि लाहौर में 9 साला बच्ची को मुबैना ज़्यादती के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। रियाज अहमद की रिपोर्ट। अफसोसनाक वाकया पेश आया लोहारी में, जहां 9 साला आयशा की घर की बलाई मंजिल में कमरे से फंदा लगी लाश मिली। शुरू में आयशा की मौत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई तो इब्तदाई रिपोर्ट में ही बच्ची से ज्यादती सामने आ गई। आयशा पहली जमात की तालबा थी। कसूर की ज़ैनब की तरह उसकी वालदा भी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गई हुई है। मकतूला की वालदा फिरदौस अपने खावन से अलहदगी के बाद 1.5 साल से भाइयों के घर में मुकीम है। मकतूला का एक छोटा भाई अब्दुल्ला है जो वालिद के साथ रहता है। पुलिस ने शुबे में मकतूला के मामू तमजीद समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। ये काम जौन सा न समझ से नहीं वार के हम क्या हुआ क्या नहीं, और मैं चिट्टे हॉस्पिटल में मौजूद था जब मैं आया मुझे, लेकिन उसकी वहाँ पर काफ़ी हालत ख़राब थी। मेरे छोटे भाई को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा भाई ऐसा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट मांग ली है। उस्मान बुज़दार का कहना है मकतूला के लवाहिकीन को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। कैमरामैन इकबाल खान के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर में 9 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती और कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस ने बच्ची के मामू समेत 3 ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के DNA टेस्ट कराने का फैसला किया है। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से जानते हैं मजीद अपडेट। जहांगीर, अब तक की तफ्तीश में क्या हक़ाइक़ सामने आ सके हैं? जी, लोहारी के इलाके में 9 साला बच्ची के कत्ल का मुकदमा उसके वालिद तारिक जमील की मुद्दत में थाना लोहारी में दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की मैयत पोस्टमार्टम के बाद गुज़िश्ता रोज़ उसके वुर्सा के हवाले कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी तदफीन कर दी गई। इस कत्ल के शुबे में पुलिस ने बच्ची के मामू तमजीद को हिरासत में लिया है, जिसका कि DNA करवाया जा रहा है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने पर और फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने पर यह मालूम हो सकेगा कि आयशा को क्यों कत्ल किया, किसने कत्ल किया और क्या इसके साथ ज़्यादती की गई है या नहीं की गई। बच्ची के वालिद का ये कहना है कि उसकी अपनी अहलिया के साथ गुज़िश्ता 1.5 साल से नाचाकी थी, जिसके बाद उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और बच्ची जो है वो अपनी वालदा के पास अपने ननिहाल में रिहाइश पजीर थी। बच्ची के वालिद की जानिब से ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसके ससुरालियों में से किसी ने इनकी बेटी आयशा को कत्ल किया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होगी, जिसके बाद हतमी तौर पर यह बताया जा सकेगा कि इस बच्ची का कातिल कौन है, और तफ्तीश मुकम्मल होने पर ही इस वारदात के हवाले से मजीद हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। ठीक है जहांगीर खान, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम का मुहाफिज या मंशियात फरोश, तफसील जानिए कुछ देर बाद। गुजरावाला में मुसाफिर खवातीन को अगवा करके तावान मांगने वाला रिक्शा गैंग पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने साथी की मदद से स्कूल जाने वाली तालिबा को चंदा किला से अगवा किया और 5 लाख रुपए तावान मांगा था। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा कि मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में कैसे आए? जी बिल्कुल फवाद, ऐसा है कि ये मुसाफिर खवातीन को अगवा करते थे और तवान मांगते थे उनके घर वालों से। रिक्शा ड्राइवर है सज्जाद, जो कि सवारी के तौर पे बिठाता था खवातीन अकेली देखकर अपने रिक्शे में, उसके बाद साथियों की मदद से उनको अगवा करता और अगवा करके मुख्तलिफ जो है इलाकों में लेकर जाकर उनके साथ ज्यादती की जाती, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और उसके बाद जो है तावान मांगा जाता। ऐसा ही वाकया कुछ रोज पहले भी पेश आया है। यहाँ पे चंदा किला से नवी जमात की तालबा को जो है अगवा किया गया है, जो कि कामों की रिहायशी थी, और इसके वालिद से 5 लाख रुपए जो तावान मांगा गया। जब लड़की की हमारी से बात हुई तो उसने हमें बताया कि उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। इसके अलावा उस पर जो है खासा तशद्दुद किया गया। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन खालिद। कराची में सुखन थाने का पुलिस एहलकार मंशियात फरोशों का सहूलतकार बन गया। रिश्वत में पैसों के बजाय हीरोइन की पुड़िया लेने लगा। गंदे धंधे की वीडियो समा ने हासिल कर ली। अहमद रहमान की रिपोर्ट देखिए। काली वर्दी में काली भीड़, सिंध पुलिस के एहलकार ने जराइम पेशा अफराद को मंशियात के फरोख्त जैसे मकरू धंधे का लाइसेंस ही थमा दिया। सिर्फ एक पुड़िया हीरोइन दें और खुलेआम मंशियात फरोख्त करें। समा ने काली वर्दी वाले के काले करतूत का पर्दा फाश कर दिया।
सुखन थाने का एहलकार मंशियात फरोशों के लिए सहूलतकार ही बन गया। मंशियात फरोख्त करने की इजाजत देने के लिए एहलकार रिश्वत में सिर्फ मंशियात ही लेता है। पुलिस एहलकार की मंशियात लेते हुए फुटेज समा ने हासिल कर ली। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस एहलकार को वाज़ेह देखा जा सकता है। DIG ईस्ट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी शुरू कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने 19 लापता बच्चों को बाजियाब करवाकर 17 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। FIA अफसरान के हाजिर न होने पर बरहमी का इजहार भी किया गया। सिंध हाई कोर्ट में लापता बच्चों से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान बाजियाब होने वाले बच्चे को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि बच्चों की गुमशुदगी पर सख्त तशवीश है, इदारे क्या कर रहे हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर डायरेक्टर FIA को तलब कर लिया है। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए हैं कि बच्चे लापता हैं, आप लोग कैसे चैन से बैठे हैं। FIA और पुलिस मिलकर बच्चों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करें। कराची के इलाके सरजानी टाउन में फायरिंग से बाप बेटा जा बहक और जबकि एक और बेटा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती मज़ाहिमत का नहीं, मुल्जिमान की तलाश जारी है। लारीब शेख की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके सरजानी टाउन में रात गए 2 मुसल्ला अफराद गरीबों का घर उजाड़ गए। फायरिंग करके बाप अनवर और इसके 22 साला बेटे सलमान को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक और बेटा 28 साला शान भी जख्मी हुआ, जिसकी बीवी ने समा को सारा वाकया सुनाया। इन्होंने कहा भाई अंदर नहीं आओ, हमारी लेडीज सोई हुई है, और उन्होंने खींच कर बाहर ले गए और हाथापाई उनकी उनके साथ, और उन्होंने फायरिंग की और गोलियां लगा के चले गए। तीसरा बेटा घर में मौजूद नहीं था। जैसे उसने गेट बजाया, बूट कर आगे और शोर मच रहा, तो मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का शोर है। यहाँ से भागते भागते लड़ते लड़ते भागे, वहाँ से निकल के बाहर आऊँ, और जैसे ही वहाँ से निकल के बाहर आऊँ फिर तो आपको पता फायरिंग उन्होंने शुरू की। ना तो आवाम आ सकी, ना तो हम कुछ कर सके। पड़ोसी खातून ने बताया कि मकतूल अनवर शोर मचा रहा था कि डाकू उन्हें लूट रहे हैं। इनका जो मियाँ है उसको पहले गोली लगी है, फिर इसके ससुर ने हमारा दरवाज़ा बजाया कि बाहर निकलो, हम लूट रहे हैं, हमें मारने के लिए आ गए। ये हुआ, फिर उन्होंने उधर जाके गोली मार दी इनको भी। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती मज़ाहिमत नहीं, फायरिंग करने वाले मुल्जिमान और मकतूलैन में 2 रोज पहले झगड़ा हुआ था। हमला आवरों ने SMG और पिस्टल से 4 फायर किए। लड़ाई के दौरान सर पर पत्थर लगने से एक हमला आवर भी जख्मी हुआ था। पुलिस वाकये की मजीद तफ्तीश कर रही है। कोयटा के न्यूरो सर्जन इब्राहिम खलील की अदम बाजियाबी के खिलाफ सरकारी अस्पतालों में तीसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है। OPD और दीगर शोबों की बंदिश के बाइस मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइएगा कि हड़ताल कब तक जारी रहेगी और कब तक यूं ही मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, कोयटा के इलाके शहबाज रोड के करीब से 13 दिसंबर को अगवा होने वाले डॉक्टर इब्राहिम खलील की बाजियाबी के सिलसिले में अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है, और इस सिलसिले में खाना ने भी पुलिस को ये बताया कि अब तक अगवाकारों की जानिब से इनसे कोई रब्ता नहीं किया गया है। दूसरी जानिब कोई पेशरफ ना होने पर डॉक्टर्स जो कम्यूनिटी है वो सरापा एहतजाज है। डॉक्टर एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से हड़ताल की कॉल दी गई है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि OPD में तमाम जो यहाँ पे नशिस्तें लगाई गई इंतज़ारगाह में वो खाली हैं, और कुछ मरीज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं कि वो यहाँ पे इंतज़ार में बैठे हुए हैं डॉक्टर्स के, लेकिन जो है ना वो डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे भी 2 घंटे की जो है ना वो अलामती हड़ताल की जा रही है, जबकि शाम के औकात में वहाँ डॉक्टर बदस्तूर जो है ना वो मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से तमाम जो मरीज़ है वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर है। डॉक्टर्स जो तंजीमें, उनका ये कहना है कि 24 दिसंबर तक ये हड़ताल जारी रहेगी, और 24 दिसंबर के बाद भी अगर मगवी को बाजियाब ना कराया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन इससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 31 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला को मेंबरान कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के नाम ECL से हटाने की हिदायत कर दी। PIA की 20 फ़िज़ाई मेज़बान मैट्रिक फेल निकली, जाली सनद लेकर एयर होस्टेस बन गईं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने असनाद तस्दीक के लिए भेजी थी, ख़वातीन को मुलाजमत से फौरी मुअत्तल करने की हिदायत। और कोरंगी में रेंजर्स की कार्रवाई, भत्ताखोरों का 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 5 दिसंबर को कोरंगी में ज्वेलर शॉप पर फायरिंग की।
8 दिसंबर को फोन पर 2 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। बलोची डिश हर दिल अजीज, कहाँ जानिए कुछ देर बाद। वेलकम बैक। खबरें देंगे आपको शहर कायद से। PCHS में नाले की जमीन पर मार्केट कैसे अलॉट की गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को ओरिजिनल मास्टर प्लान पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। देखिए, KMC की दरख्वास्त है। KMC का ये कहना है कि ये नाले पर एच मार्केट तामीर की गई है, जिसे PCHS ने गैर कानूनी तौर पर अलॉट किया है। ये पूरी मार्केट बन गई है, जिसके बाद नाले की जो सफाई है उसमें दुश्वारी का सामना है। आज अदालत में समाअत हुई है तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने लेआउट प्लान पेश किया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए ये रिमार्क दिए हैं कि गुज़श्ता समाअत पर भी हमने हुक्म दिया था कि हमें ओरिजिनल मास्टर प्लान दें ताकि हम देख सकें कि आपने किस तरह नाले पर ये जमीन अलॉट कर दी है, नाले से पानी गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है। KMC की शिकायत है कि पानी वहाँ पे सफाई में दुश्वारी का सामना है, कचरा मौजूद है, जिसके बाद दुश्वारी हो रही है। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर आइंदा समाअत पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ओरिजिनल मास्टर प्लान पेश नहीं करेंगे तो हम उसे तौहीन अदालत तस्वुर करते हुए। बहुत शुक्रिया आपका। कराची का इलाका एहसनाबाद मसाइल में डूब गया। लोग यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हलीम आदिल शेख को तलाश करते फिर रहे हैं। अली हसनैन की रिपोर्ट देखिए। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। यह है दुहाई यहाँ के रहने वालों की। बात सिर्फ एक या दो गलियों की नहीं, बल्कि यहाँ कोई गली कोई सड़क ऐसी नहीं जिसकी हालत मुनासिब हो। रोडों के बिल्कुल बुरे हाल हुए हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जगह जगह सीवरेज का पानी, क्या बच्चे क्या बड़े सभी परेशान हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिए थे, अब शहरी कड़वी बातें कैसे ना करें। बारिश होती है ना, अगर फिर अब इस इलाके में एक हफ्ते तक बंदा निकल नहीं सकता, इतना पानी होता है। इससे बेहतर ये है कि हम झोपड़ी में जाके रह लें, या तो ये ना हमारे घर का रास्ता तो कम से कम दुरुस्त हो जाए, हमारा रास्ता तो दुरुस्त हो। हल्का है तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख का, जो कहते हैं मसला सिर्फ 10% का रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह एहसनाबाद में मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने, और ये तो आज जो दिखा रहे हैं आप, ये तो अभी 10% है। ये 5 साल का पुराना मर्ज था जो हमने बाहर एहसनाबाद की लाइन डलवाई है। एहसनाबाद वालों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि इलाके के मसाइल दूर करके इलाके को हकीकी तौर पर एहसनाबाद बनाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ अली हसनैन, समा, कराची। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कराची के साहिल को वसी करने से आबी आलूदगी में बेपनाह इजाफा हो रहा है। 450 मिलियन गैलन पानी रोज सीवरेज के जरिए समंदर में गिर रहा है। There was tremendous pollution off the coast of Karachi. Tremendous, you know. We get in 450 million gallons a day for what water needs for Karachi, and most of it, imagine every ounce of water which you use goes into drain, very little evaporates. So if we get 450 million gallons of water, there is almost the equal amount of sewage generated in Karachi. नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे में आलमी कंपनीज ने दिलचस्पी जाहिर कर दी। चीनी कंपनी ने 20 लाख घर तामीर करने की पेशकश कर दी। UAE के सरमायाकारों ने भी हुकूमत के साथ हाथ मिलाया। अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। हमारा जो टारगेट है वो है 50 लाख घर 5 सालों के अंदर हमने फैसला किया बनाने। 50 लाख खानदानों के लिए अपना घर का ख्वाब पूरा होने के इम्कानात रोशन। आलमी कंपनियां नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में हुकूमत का हाथ बटाने को तैयार। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियों का मेगा प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चीनी कंपनी ने हुकूमत को 20 लाख घर बनाकर देने की ऑफर कर दी। दोनों ममालिक के वफूद ने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करके इब्तदाई बातचीत मुकम्मल कर ली। हुकूमत ने चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियों की पेशकश का जायजा लेना शुरू कर दिया। हुकूमत आइंदा 3 माह में हाउसिंग मंसूबे पर मुस्बत पेशरफ्त के लिए हंगामी इक़दामात की ख्वाहिशमंद है। स्कीम के पहले मरले में 7 शहरों इस्लामाबाद, सखर, गिलगित, मुजफ्फराबाद, कोयटा, सवात और फैसलाबाद में घर बनाए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है।
पीटीए ने 35 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स रजिस्टर्ड कर लिए हैं। बाकी रह जाने वालों को भी जल्द रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। ये बात पीटीए हुक्काम ने सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान बताई है। मज़ीद बताएंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली, हम उनसे बात करते हैं। ज़हीर अली, बताइएगा कि क्या बताना है पीटीए के हुक्काम का मज़ीद इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, कायमा कमेटी आईटी के इजलास में पीटीए हुक्काम की जानिब से जो नया तस्दीकी सिस्टम पीटीए ने लॉन्च किया है उस पर ब्रीफिंग दी गई और पीटीए हुक्काम की जानिब से ये बताया गया कि अब तक जो रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं मोबाइल फोन वो तकरीबन 35 करोड़ 70 लाख से ज़ायद हैं और तस्दीक का अमल जारी है। कायमा कमेटी ने इस पे कंसर्न का इजहार किया और सेनेटर रहमान मलिक की जानिब से ये कहना था कि जो सैकड़ों मोबाइल पर जो बैरून मुल्क से फॉरनर या पाकिस्तानी आ रहे हैं उनके पास दूसरा मोबाइल है, उस पर जो कस्टम ड्यूटी आयद की गई है उसका तरीकाकार बहुत गलत है और थके हुए जो मुसाफिर एयरपोर्ट पर आते हैं वो उनको लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और पीटीए और एफबीआर एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते हैं। और सेनेटर फैसल जावेद का भी ये कहना था कि मोबाइल फोन की कीमतें भी बढ़ गई हैं और ये जो खुदकार तरीकाकार है रजिस्ट्रेशन का मोबाइल फोन का, इसको मजीद बेहतर किया जाए और मुसाफिर जो थके हुए आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और कमेटी ने जो गैर तस्दीक शुदा मोबाइल फोन है उनकी तारीख में मजीद तोसी की सिफारिश भी की है और ये कहा है कि आपका सुई सदरन गैस कंपनी ने गैस प्रेशर में कमी का बहाना बनाकर सिंध में सीएनजी स्टेशंस की बंदिश 24 घंटे से बढ़ाकर 36 घंटे कर दी। स्टेशंस आज रात 8 बजे खुल जाएंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट। सिंध भर में गैस प्रेशर में कमी का बनाया बहाना और कर दिए सीएनजी स्टेशन 36 घंटे के लिए बंद। सीएनजी स्टेशन आज सुबह 8 बजे खुलना थे, लेकिन सुई सदन गैस कंपनी को घरेलू सारिफीन और कमर्शियल सेक्टर की गैस की तलब पूरी करने में शदीद मुश्किलात हुई तो स्टेशन की बंदिश में मजीद 12 घंटे का इजाफा कर दिया। शेड्यूल में तब्दीली पर शहरी भी परेशान नजर आए। नीली छूट के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो बाबा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा है। पिछला हफ्ता भी जो है ना वो इसी तरह गया था, ये हफ्ता भी इसी तरह चला जाएगा। सीएनजी 3 दिन से बंद हो रहे हैं, हमें कॉलेज जाने के लिए बस नहीं मिल रहे। एसएसजीसी के मुताबिक सीएनजी स्टेशन आज रात 8 बजे खोल दिए जाएंगे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। गुस्ल से तदफीन तक हर सर्विस मुफ्त। तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आ गई है। नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लाने का फैसला कर लिया गया है। फैसल हसनैन मौजूदा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बदर खान की जगह संभालेंगे। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, बताइएगा पीसीबी में आने वाली इस नई तब्दीली के बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब तब्दीलियों का बाकायदा जो है वो काम होना जा रहा है और आईसीसी का एक और ऑफिशियल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करने जा रहा है। अब ताज़ा इत्तला है वो बदर खान से एहसान मानी बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसके बाद उनकी तब्दीली का ठीक है शुएब जट, आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी नई तब्दीली आई है जहां नए फाइनेंशियल चीफ ऑफिसर लाने का फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मियाँ नवाज शरीफ को रुखसत किया। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा मुख्तसर बातचीत की मियाँ साहब ने, क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस से जब निकले हैं तो उससे पहले मीटिंग खत्म होने के बाद जब उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि पार्टी की तंजीम साजी का जो है वो फैसला किया गया और नए लोग जो है अब वो अपना मुतारिक किरदार अदा करेंगे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि आज के जो फैसले हुए हैं उसके मुल्क की सियासत के ऊपर अच्छे नताइज जो है वो बरामद होंगे और उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि हमारे दौर में महंगाई की कमर तोड़ी गई थी, लेकिन आज मौजूदा हुकूमत ने महंगाई बढ़ा दी है। 5,000 में मिलने वाला राशन अब 16,000 में मिलता है। उनका ये कहना था कि महंगाई का तूफान आया और गरीब आदमी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उनसे हमने ये सवाल किया था कि क्या अवामी जलसों से भी खिताब करेंगे और क्या आपकी आसिफ जरदारी से भी मुलाकात हो सकती है। इन दोनों सवालों का नवाज शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी इख्तियार करते हुए गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।